नमिता एक हंसमुख और खुशमिजाज लड़की थी। उसके चेहरे की मासूमियत किसी का भी मन मोह लेती थी। उसके गुलाबी होठ हमेशा मीठी मुस्कुराहट के दरिया में छोटी नाव की तरह हिचकोले खाते रहते थे। आंखों की पुतलियां सितारों की तरह नाचती रहती थी। उसके चेहरे और बातों में ऐसा खिंचाव था जो देखने वालों को बस अपनी तरफ खींच लेता था। पर पिछले कुछ दिनों से नमिता की चेहरे की चमक धुंधली पड़ती जा रही थी। होठों की मुस्कुराहट सिकुड़कर मुरझाए फूल की तरह सिमट गई थी। आंखों की पुतलियों ने नाचना बंद कर दिया था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। नमिता समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी जिंदगी की कौन सी बेशकीमती चीज खोती जा रही थी। सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था। नमिता की दुख की वजह क्या थी, ये वो किसी को बता भी नहीं पा रही थी। लोग पहले कानाफूसी में उसके बारे में बात करते रहे, फिर खुलकर बोलने लगे। सीधे उसी से पूछते, क्या हुआ है नमिता तुम्हारे साथ, जो तुम ग्रहण लगे चांद की तरह चमक खोती जा रही हो। नमिता पूछने वाले की तरफ देखती भी नहीं थी। सिर झुकाकर फीकी मुस्कुराहट के साथ बस इतना कहती थी, नहीं कुछ नहीं। शब्द जैसे उसका साथ छोड़ देते थे। इस तरह के हालात कब तक चल सकते थे। नमिता किस किस से मुंह छिपाती, अनजान लोगों से नजरें चुरा सकती थी, पर अपने घर परिवार, परिचितों और ऑफिस के साथियों की निगाहों से कब तक बच सकती थी। उनकी बातों का कब तक जवाब नहीं देती। आखिर टूट ही गई एक दिन। सबके सामने नहीं, ऑफिस के एक साथी थी, प्रीति। उम्र में उनसे कुछ साल बड़ी। एक दिन एकांत में जब उन्होंने नमिता से प्यार भरी आवाज में भरोसा देते हुए पूछा, तो नमिता रोने लगी। सब्र का बांध टूट चुका था। वो जिंदगी का कौन सा सुख उसे देगा या उसके घर परिवार के लिए क्या करेगा। पर वो इतना जरूर जानती थी कि केंद्र सरकार के ऑफिस की ये पक्की नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी थी। उसका 3 साल का प्रोबेशन था। 2 साल पूरा हो चुके थे। 1 साल बाद उन्हें कॉन्फर्मेशन लेटर मिल जाएगा। तब उसकी पक्की नौकरी हो जाएगी। नमिता मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी। माँ बाप के अलावा घर में एक छोटा भाई और बहन थी। पापा एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट थे। सीमित आमदनी के बावजूद उन्होंने नमिता को ऊंची पढ़ाई कराई थी। घर में बड़ी होने के नाते नमिता अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी, साथ ही साथ उम्मीद का चिराग भी। एक पढ़ाई पूरी करते ही कोई नौकरी मिल जाएगी तो घर की हालात में थोड़ा सुधार आ जाएगा। छोटे भाई बहन की पढ़ाई अच्छे ढंग से चलती रहेगी। नमिता ने अपने माँ बाप को निराश नहीं किया। बीए में दाखिला लेने के साथ साथ वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में शॉर्ट हैंड का कोर्स भी पूरा करती रही। जैसे ही वो कोर्स पूरा हुआ, उसने एसएससी का इम्तिहान दिया और आज अपनी मेहनत की बदौलत वो सरकारी नौकरी कर रही थी। नमिता की चुप्पी ने भूषण राज की हिम्मत बढ़ा दी। उसने और ज़्यादा चारा फेंका। अगर तुम चाहोगी तो तुम्हारे भाई बहन पढ़ लिख कर अच्छी सर्विस में आ जाएंगे। मैं उन्हें आगे बढ़ने में मदद करूँगा। नमिता ने अपनी निगाहें उठाई और भूषण राज के लाल लाल फूले गालों वाले चेहरे पर टिका दी। उसकी आंखों में दुनिया का सारा प्यार नमिता के लिए उमड़ रहा था, पर इस प्यार में उसे भूषण राज के खतरनाक इरादों का भी पता चल रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई बहन को गाइड करूँगा कि उनके प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए या सामान्य कोर्स। घर के प्रतियोगी प्रतीक्षा के जरिए लोक सेवा में आना चाहिए। मैंने
कई लोगों को गाइड किया है और आज कई लड़के ऊंची सरकारी नौकरी में हैं। पर नमिता गुमसुम सी बैठी रही, उठकर भाग नहीं सकती थी। न तो वो उसे खुलकर मना कर सकती थी, न अपने मन का दर्द किसी से कह सकती थी। जब नमिता ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो बोला, अच्छा तुम बोर हो रही हो, एक काम करो, चलो एक डीओ का डिक्टेशन ही ले लो। नमिता जब तक अपना पैड और कलम संभालती, वो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और मेज की दाहिनी तरफ आ गया और कुछ सोचने का बहाना करते हुए नमिता की कुर्सी के बाएं सिरे पर आकर खड़ा हो गया। फिर दाहिनी तरफ नमिता के बाएं कंधे पर तकरीबन झुकते हुए बोला, हाँ लिखो माय डियर। फिर एक पल की चुप्पी के बाद, नहीं ये छोड़ो, लिखो डियर श्री। भूषणराज की सुई तकरीबन अटक गई और वह माय डियर या डियर श्री के आगे नहीं पढ़ पाया। यह शायद नमिता की खूबसूरती या उसके बदन का कमाल था कि पल भर में ही उसकी सांसें फूलने लगी और वो नमिता की चिकनी पीठ को लालसा भरी निगाहों से ताकते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जब वो ज़्यादा बेकाबू हो गया तो कसमसाते हुए नमिता के सिर पर हाथ रखकर बोला, हाँ क्या लिखा? नमिता के शरीर में एक लिजलिजी लहर समा गई। मजबूरी इंसान को हद से ज़्यादा सब्र वाला बना देती है। नमिता के साथ भी यही हो रहा था। वो अपने बॉस की जातियों का शिकार हो रही थी, पर उसका विरोध नहीं कर पा रही थी, न शब्दों से न हरकतों से। नतीजा यह हुआ कि भूषणराज के हाथ अब नमिता के सिर से होते हुए उसकी गर्दन को गुदगुदाने लगे थे और कभी कभी उसके गालों तक पहुंच जाते थे। फिर कई बार उसकी पीठ को सहलाते, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। पर नमिता कुछ इस तरह सिकुड़ जाती कि वो अपनी कोशिश में नाकाम होकर वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता और कहता, निम्मी। आजकल वो प्यार से उसे निम्मी कहने लगा था। तुम कुछ हेल्प क्यों नहीं करती? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? पर नमिता झटके से उठकर खड़ी हो जाती और बाहर निकल जाती। नमिता किस मुसीबत में फंस गई थी? क्या करे क्या ना करे, वो रात दिन सोचती रहती। जब से भूषण राज ने उसकी पीठ को सहलाना शुरू किया था और उसके गालों को उंगलियों के बीच फंसाकर कभी धीरे से तो कभी जोर से चिकोटी काट लेता था, तब से वो और ज़्यादा डरने लगी थी। भूषण राज जब इस तरह की हरकतें करता तो नमिता अपने शरीर को मेज पर टिका देती थी कि कहीं उसके हाथ उस उंगलियों को न लपट ले। वो हर मुमकिन कोशिश करती कि भूषण राज उसके साथ कोई गलत हरकत न करने पाए, पर शिकारी भेड़ियों के पंजे अक्सर उसके कोमल बदन को खरोच देते। एक दिन तो हद हो गई। भूषण राज ने उसके दोनों गालों पर हाथ फिराते हुए आगे की तरफ से थोड़ी और गर्दन को सहलाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसके गालों की तरफ झुकाया। अब उसकी नरम सांसें नमिता के बाएं गाल को टकराई तो वो चौंकी। झटके से बाईं तरफ मुड़ी तो भूषण राज का मुंह सीधे उसके होठों से जा लगा। जब उसकी समझ में आया तो उसने झटका देकर अपने आप को छुड़ाया और धक्का देकर उसे पीछे किया। भूषण राज पीछे हटते हुए मेज से टकराया और गिरते गिरते बचा। नमिता कमरे से बाहर जा चुकी थी। अपनी सांसें काबू करने में उसे बहुत देर लगी।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसका दिल और दिमाग दोनों शून्य हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर भूषण राज अपनी सांसों को काबू में करते हुए मन ही मन खुश हो रहा था कि एक मंजिल उसने हासिल कर ली थी। अब आखिर मंजिल हासिल करने में कितनी देर लग सकती थी। नमिता के पास अब दो ही रास्ते बचे थे, या तो वो नौकरी छोड़ देता या भूषण राज के साथ समझौता कर उसके साथ नाजायज रिश्ता बना लेती। पहला रास्ता आसान नहीं था और दूसरा रास्ता अपनाने से न केवल बदनामी होती बल्कि उसकी जिंदगी भी तबाह हो सकती थी। भूषण राज उसका ही नहीं पूरे ऑफिस का बॉस था। नमिता को अब जब भी बॉस उसे अपने कमरे में बुलाता जानबूझकर देरी से जाती। बार बार कहने के बावजूद भी नमिता कुर्सी पर नहीं बैठती बल्कि खड़ी हो रहती, ताकि जैसे ही बॉस अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो और उसकी तरफ बढ़े वो दरवाजे की तरफ सरक जाए। भूषण राज चालाक भेड़िया था। उसने अपना पैतरा बदला। अब वो नमिता को किसी सेक्शन से कोई फाइल लेकर आने के लिए कहता। वो फाइल को लेकर आती तो कहता, देखो इसमें एक लेटर लगा होगा। पिछले महीने हमने मुंबई ऑफिस से कुछ जानकारी मांगी थी, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। एक रिमाइंडर बनाकर लाओ। बना लोगी? वो थोड़ी तेज आवाज में कहता, जैसे धमकी दे रही हूँ। नमिता जानती थी कि भूषण राज जानबूझकर उसे तंग करने के लिए ये काम सौंप रहा था, ताकि काम ना कर पाने के चलते वो उसे डांट डपट कर सके। मैं कर लूँगी सर, कहते हुए वो बाहर निकल गई। भूषण राज अपनी कुटिल मुस्कान के साथ मन ही मन सोच रहा था, कहाँ तक उड़ोगी मुझसे, पंख काट कर रख दूंगा। नमिता ने सब्र से काम लिया। वह संबंधित अनुभाग के अधीक्षक के पास गई और अपनी समस्या बताई। कार्यालय अधीक्षक समझदार था। उसने नमिता का रिमाइंडर तैयार कर दिया। वो खुशी खुशी फाइल के साथ रिमाइंडर लेकर भूषण राज के चैम्बर में घुसी। वो किसी फाइल पर झुका हुआ था। चश्मा नाक पर लटकाकर उसने आंखें उठाई और तिवरिया चढ़ाकर पूछा, तो रिमाइंडर बन गया? जी सर, देख लीजिए, नमिता आत्मविश्वास से बोली। उसकी अंग्रेजी और टाइपिंग दोनों अच्छी थी। भूषण राज ने सरसरी तौर पर लेटर को देखा और घुड़क कर बोला, तो ऐसे बनाया जाता है रिमाइंडर? तुम्हें कोई अक्ल भी है? ये देखो, ये फिगर गलत है, ये कॉलम तो बिल्कुल भी सही नहीं बना है, और इसका प्रोजेक्शन ठीक नहीं है, और ये कौन से फॉन्ट में टाइप किया है? जाओ दोबारा से बना कर लाओ, वरना समझ लो अभी तो प्रोबेशन में हो। मन लगाकर काम करो, वरना जिंदगी भर इसी ग्रेड में पड़ी हो रहोगी, कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा। नमिता कुछ देर तक सहमी खड़ी रही। उसकी समझ में नहीं कुछ आ रहा था कि ड्राफ्ट में क्या गलती थी। वो तकरीबन रो सी गई थी। 2 साल तक भूषण राज ने भले ही उससे एक पैसे का काम नहीं लिया था, पर बातें बहुत मीठी की थी। अब अचानक उसके बर्ताव में आए इस बदलाव से नमिता हैरान थी। अब यह रोज का नियम बन गया था। भूषण राज नमिता को रोज कोई ना कोई मुश्किल काम बता देता। वो सही ढंग से काम कर भी देती, तब भी उसके काम में नुक्स निकालता। जोर जोर से सबके सामने उसे डांटता, उसको जलील करता। तो यह है तुम्हारी परेशानी की वजह? प्रीति ने लंबी सांस लेकर कहा। समस्या बड़ी है तो क्या सोचा है तुमने? क्या तुम समझ सकती हो इस तरह की लड़ाई से तुम खुद को बचा पाओगी? नामुमकिन है। मैंने इस दफ्तर में तकरीबन 10 साल गुजारे हैं। मैं उसकी एक एक हरकत से वाकिफ़ हूँ। मैं जब यहाँ आई थी तब शादीशुदा थी। वो केवल कुंवारी लड़कियों पर नज़र डालता है। 10 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है। कितनी लड़कियों को मैंने यहीं पर हालात से समझौता करते हुए देखा है।
कितनी को तो जबरदस्ती उसकी हवस का शिकार हुए हैं। मेरे लिए ये अच्छी नौकरी और इज्जत दोनों ही जरूरी है। मैं दोनों में से किसी को खोना नहीं चाहती। नौकरी जाने से मेरे माँ बाप भाई बहन की जिंदगी पर असर पड़ेगा। इज्जत खो दी तो फिर मेरे जीने का क्या मकसद। नमिता की आवाज़ में हताशा टपक रही थी। प्रीति ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, इस तरह से निराश होने से काम नहीं चलेगा। क्या तुम किसी लड़के को प्यार करती हो? नमिता ने चौंकती नज़रों से प्रीति को देखा। उससे इस अचानक किए गए सवाल का मतलब वो नहीं समझी। फिर सिर झुकाकर बोली, उस हद तक नहीं कि उससे शादी कर लो। कॉलेज में इस तरह के प्यार हो जाते हैं जिनका कोई गंभीर मतलब नहीं होता, बस एक दूसरे के प्रति खिंचाव होता है। ऐसे ही पहले कुछ था 2 लड़कों के साथ, पर अब नहीं। लेकिन आपने क्या पूछा? यही कि 6 से किसी से प्यार करने वाली लड़की के कदम जल्दी से किसी की राह पर नहीं चलते। मैं ऐसा समझ रही थी। शायद तुम अपने प्यार की खातिर भूषणराज से मन मुताबिक नरमदिल नहीं हो पा रही थी, वरना रुपए पैसे के साथ साथ जवानी का मजा कौन लड़के नहीं उठाना चाहते। नमिता के सीने पर जैसे किसी ने घूंसा मार दिया हो। वो कहारते हुए बोली, तो क्या मैं भूषणराज के नीच लेट जाती? क्या किसी को प्यार न करने वाली लड़की इज्जतदार नहीं होती? प्रीति आगे बोली, अगर तुम्हारी नौकरी बनी रहेगी तो सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में बिछी रहेगी। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अच्छे घर में शादी हो जाएगी। और क्या चाहिए तुम्हें? नमिता की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी नौकरी कैसे बचा सकती थी, लेकिन पूछा नहीं। प्रीति खुद ही बताने लगी, तुम नौकरी छोड़ दोगी तो दूसरी नौकरी जल्दी कहाँ मिलेगी? वो भी सरकारी नौकरी। प्राइवेट नौकरी तो भले ही मिल जाए, पर हर जगह एक से ही हालात है। नमिता, इंसान रूपी मगरमच्छ हर जगह मुंह खोले जवान लड़कियों को निगलने के लिए तैयार रहते हैं। समझौता कर लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुख तुम्हारी झोली से भर जाएगी और नौकरी भी बची रहेगी। नमिता का शक सच में बदल गया। कई बार उसे लगता था कि प्रीति उसे किसी न किसी जाल में फंसाएगी। वो बस भूषणराज की हाल दलाल थी। उसने प्रीति को गौर से देखा तो वो हल्के से मुस्कुराई। प्रीति बोली, तुमने अपने मन में कोई शक मत पालो, उससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तुम मुझे भले ही बुरा समझो, पर इसमें तुम्हारा ही भलाई है। सोचो, खूबसूरती और जवानी का क्या मतलब? नमिता अच्छी तरह समझ गई थी कि इस दुनिया में मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी एक दूसरे की दुश्मन होते हैं। औरतें कब नागिन बनकर किसी को डस ले पता ही नहीं चलता। उसने एक कठोर फैसला किया। प्रीति अभी तक नमिता के दिमाग की सफाई करने में जुटी हुई थी। औरत और मर्द के संबंध में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, पर सुख दोनों को मिलता है। तुम ठीक से समझ रही हो ना? जाकर एक बार बॉस से माफ़ी मांग लो, वह जैसा कहे कर दो। अब नमिता को किसी और प्रवचन की जरूरत नहीं थी। वह झटके से उठी और धीरे धीरे कदमों से बॉस भूषणराज के चेंबर में चली गई। आज न तो उसके मन में डर था, न वो काँप रही थी। उसकी आंखें भी झुकी हुई नहीं थी। वो भूषणराज की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। पहले तो भूषणराज चौंका, फिर कुर्सी से उठकर बोला, आओ आओ निम्मी, कैसी हो? उसके मुंह पर लाल टपक रही थी। मैं ठीक हूँ सर, नमिता ने सपाट लहजे में कहा। मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ उस सब के लिए जो अभी तक हुआ है और उस सब के लिए जो अभी तक नहीं हुआ पर कभी हो सकता है। नमिता का अंदाज ऐसा था जैसे वो कह रही हो, भूषण साहब, मैं आपको देखने आई हूँ कि कितने खूंखार भेड़िए हैं आप। किसी तरह आप औरतें के शरीर को खाते हैं, नोचकर या पूरा। चलिए दिखाइए अपनी ताकत।
भेड़िए की खुशी का ठिकाना ना रहा। शिकार अपने आप उसके जाल में फंस गया था। वो अपनी जगह से उठा और इस तरह अंगड़ाई ली जैसे वो अच्छी तरह जानता था कि अब शिकार उसके पंजे से बचकर कहीं नहीं जा सकता। उसे अपनी चालों पर पूरा भरोसा था। वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। भेड़ को डर नहीं लग रहा था। वो सीधे सीना तान कर खड़ी थी। भेड़िया नजदीक आ गया था। वो फिर भी नहीं डरी। भेड़िया थोड़ा सहमा। इस भेड़ को आज क्या हो गया? वो उसके भयानक मुख के तीखे दांतों और नुकीले पंजों से भी नहीं डर रही थी। भेड़िया भेड़ को जिंदा निगलने की जल्दबाजी में था। भेड़ अगर सीना तान कर खड़ी थी, उसके डर कर नहीं भागी तो फिर शिकार करने का क्या फायदा? भेड़िए ने अपने नुकीले पंजे भेड़ के कंधे पर रखे और दर्दनाक हालात तक उसके नरम गोश्त में चुभाया। पर भेड़िए को भेड़ के कंधे पत्थर के लगे। उसने अपना चेहरा भेड़ के खूबसूरत लपलपाते चेहरे की तरफ बढ़ाया तो उसे लगा जैसे वो एक आग का गोला निगल रहा हो। नमिता ने बालों को मादक झटका देकर और छातियों को हल्का उभार देते हुए कहा, शाम को 7 बजे घर पर आइएगा। घर पर और कोई नहीं है, बस मैं, आप और पूरी रात। भूषणराज चौंका, पर उसका विवेक मर चुका था। वो समझ नहीं सकता था कि ऐसी लड़की जो इतने दिनों से उसके हर प्रस्ताव को ठुकरा रही थी, अचानक कैसे बदल गई। भूषणराज ने दिन कैसे बिताया यह बताना आसान नहीं, पर नमिता आधे दिन की छुट्टी लेकर ये कहकर चली गई थी कि घर को ठीक कराना है। शाम 6 बजे ही भूषणराज को बेचैनी होने लगी थी। फिर भी उसने 7 बजाए। ऑफिस में नहाया। कपड़ों की 1-2 जोड़ी वो हमेशा अपनी दराज में रखता था। पत्नी को कहा कि देर रात तक मीटिंग चलेगी, वो सो जाए। शराब मिल रहा था तो शबाब भी होना चाहिए। 2 बोतल खरीदी, शायद नमिता भी पी ले तो रात पूरी मस्त हो जाए। भूषणराज नमिता के बताए पते पर पहुंचा तो थोड़ा मन खट्टा हुआ। बेहद मिडिल क्लास इलाका था। छोटे मैले मकानों में एक संकरे जीने पर चढ़कर पुराने से दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा नमिता ने ही खोला था। वो पूरी तरह सजी धजी थी। बढ़िया मेकअप, पोशाक जो उसके बदन को ढक रही कम रही थी, दिखा ज़्यादा रही थी। घर में खुशबू फैली थी। रोशनी केवल मोमबत्तियों की थी या 2 टेबल लैंपों की। नमिता ने उसे बाहों में जकड़ लिया। इसी का तो इंतजार वो इतने महीनों से कर रहा था। आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो सर, कहते हुए वो उसे सोफे पर ले गए। सामने मेज पर खाने का सामान और कई गिलास थे। शायद नमिता जान गई थी भूषणराज क्या चीज़ है। उसने उसके हाथ से बोतल ली और कहा कि लाइए, इन्हें मैं फ्रिज में रख दूं। ये कबूतरी तो खुद ही शिकार के तीर तेज कर रही है। भूषणराज ने सोचा। उसे अपने पर गर्व हुआ। वो ताकतवर है। कौन चिड़िया है जो उसके जाल में निकल सकती है? नमिता ने सोफे पर बैठाकर कहा, सर आप कपड़े तो उतारिए, मैं अभी आई। भूषणराज तो सब सावधानियां छोड़कर कपड़े उतारने लगा और सोफे पर आराम से पसर गया। फिर तसल्ली से खाना ठूसा। नमिता शायद नहा रही थी। आज तो मज़ा आ जाएगा। ऐसा सुख तो उसे कभी ना मिला था। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। भूषणराज ने सोचा, कौन हो सकता है इस समय? नमिता ने तो कहा था कि वो अकेली है। बिना कपड़ों के किसी के घर में आ जाने पर क्या हो सकता है वो जान सकता था। पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, नमिता दूसरे कमरे से तकरीबन भागती हुई आई और दरवाज़ा खोल डाला।
बाहर पूरा स्टाफ खड़ा था। कुछ लोग कैमरे लिए भी थे। हैप्पी बर्थडे नमिता, आज की आवाज गूंजी। 10-15 लोग कमरे में घुस गए। भूषण राज फटी फटी आंखों से देख रहा था। उसने अपने कपड़े उठाने चाहे कि नमिता ने झपट कर छीन लिए। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे फोटो ले लिए गए। भूषण राज की पत्नी को बुला लिया गया था। नमिता को ट्रांसफर करने का आदेश पास हो गया। छोटे से घर में हंगामा हो गया। नमिता के घर वाले भी उसी समय पहुंच गए थे। अब नमिता शान से काम कर रही थी उसी दफ्तर में। भूषण राज ने इस्तीफा दे दिया था और वह शहर बदल कर जा चुका था। नमिता की हिम्मत और आंखों की अनोखी चमक ने भूषण राज के सारे हौसले को मात कर दिया। उसको अपने जाल में फांसने के लिए भूषण राज ने न जाने कितने जतन किए थे, पर अब वो उसके फंदे में आकर फंस गया था। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद। राधे राधे।